हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग बात करने वाले ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में। इससे पहले हमने बात किया था फीडबैक एम्पलीफायर के बारे में। तो अभी हम लोग बात करने वाले ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में। हमने डिस्कस किया है बीजेटी एज एन एम्पलीफायर, फिर उसके बाद मॉसफेट एज एन एम्पलीफायर। मतलब जो बीजेटी है उसको हम लोग एम्पलीफायर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, जो मॉसफेट है उसको भी हम लोग एम्पलीफायर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। जो जेफेट है, जेफेट का मतलब होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, उसको भी हम लोग कैसा यूज़ कर सकते हैं, एम्पलीफायर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो एम्पलीफायर हैं, मतलब बीजेटी एज एम्पलीफायर, मॉसफेट एज एम्पलीफायर, जेफेट एज एम्पलीफायर, तो ये सारे के सारे जो एम्पलीफायर है वो कौन से सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं, एसी सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं या फिर डीसी सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं। तो ये सारी के सारे जो एम्पलीफायर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सिग्नल को एम्पलीफाई कर पाते हैं, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एसी सिग्नल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ऑल दिस एम्पलीफायर एम्पलीफाई एसी सिग्नल, राइट। मगर अगर डीसी सिग्नल को अगर आपको एम्पलीफाई करना हो, डीसी एम्पलीफिकेशन अगर आपको करना हो, तो आपके पास आता है ओप एम्प। तो ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है इसको हम लोग इन शॉर्ट बेसिकली बोलते हैं ओप एम्प। तो ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो बेसिकली एसी एम्पलीफिकेशन भी कर सकता है और डीसी एम्पलीफिकेशन भी कर सकता है। मतलब जो एसी सिग्नल है उसको भी एम्पलीफाई कर सकता है और जो डीसी सिग्नल है उसको भी एम्पलीफाई कर सकता है। तो जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो एसी सिग्नल का भी एम्पलीफिकेशन कर सकता है और जो डीसी सिग्नल है उसका भी एम्पलीफिकेशन कर सकता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्यों बोल रहे हैं, ये एम्पलीफिकेशन के साथ साथ आपका जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो एम्पलीफिकेशन के साथ साथ और बहुत से ऑपरेशन कर सकता है। इंटीग्रेशन ऑपरेशन कर सकता है, डिफरेंशिएशन ऑपरेशन कर सकता है, इन्वर्टिंग ऑपरेशन कर सकता है, नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशन कर सकता है। तो ये सारे के सारे ऑपरेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकता है, बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। एम्पलीफिकेशन तो करेगा, एसी सिग्नल का भी करेगा, डीसी सिग्नल का भी करेगा। एम्पलीफिकेशन तो इसका बेसिक वो रहता है वर्किंग प्रिंसिपल। साथ ही साथ एडिशन करने का भी काम कर सकता है, सब्ट्रैक्शन करने का भी काम कर सकता है, डिफरेंशिएशन करने का भी काम कर सकता है, इंटीग्रेशन करने का भी काम कर सकता है। और ऐसे बहुत से ऑपरेशन होते हैं जो कि आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर कर सकता है और यही रीज़न की वजह से हम लोग इसको बोल रहे हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इन शॉर्ट आप बोल सकते हो ओप एम्प। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमारे पास बेसिकली दो टाइप के ओप एम्प होते हैं। हम लोग जो ओप एम्प जो पढ़ते हैं बेसिकली ऑपरेशनल एम्पलीफायर दो टाइप के हम लोग पढ़ेंगे। एक जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होगा वो होगा प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जिसको हम लोग बेसिकली प्रैक्टिकल ओप एम्प भी बोलते हैं। और दूसरा जो ओप एम्प होता है वो होता है आइडियल ओप एम्प। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ आइडियल ओप एम्प के ही बारे में बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के ही बारे में बात करेंगे। थोड़ा बहुत हम लोग प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में भी बात कर लेंगे, मतलब प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे एंड सो ऑन। बाकी हम लोग आइडियल ओप एम्प के ही बारे में बात करेंगे, या फिर बोल सकते हैं आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के ही बारे में बात करेंगे। सिमिलरली आइडियल ओप एम्प का यूज़ करते हुए आप बनाओगे इंटीग्रेटर सर्किट, आइडियल ओप एम्प का यूज़ करते हुए आप बनाओगे डिफरेंशिएटर सर्किट। सिमिलरली आइडियल ओप एम्प का यूज़ करते हुए आप बनाने वाले हो 555 आईसी, जिसको आप मोनो स्टेबल वाइब्रेटर, मल्टी वाइब्रेटर, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के तौर पर भी यूज़ करोगे। तो ये हम लोग बात करेंगे बेसिकली 555 आईसी के कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल ओप एम्प के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे आइडियल ओप एम्प के बारे में। तो जो ओप एम्प की जो सर्किट होगी वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगी, आपको ट्रायंगल जैसी कुछ इस तरीके से आपको ओप एम्प की सर्किट मिलेंगी। और सिमिलरली आपको बेसिकली दो टाइप के टर्मिनल मिलेंगे। एक जो टर्मिनल होगा वो होगा इन्वर्टिंग टर्मिनल, और दूसरा जो टर्मिनल है वो कौन सा टर्मिनल होगा, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। सबसे पहले आपको जो ओप एम्प की जो सर्किट होगी वो आपको कुछ इस तरीके से ट्रायंगुलर मिलेंगी। और एक बात, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ये जो ओप एम्प होता है वो एसी सिग्नल को भी एम्पलीफाई कर पाता है और जो डीसी सिग्नल है उसे भी एम्पलीफाई कर पाता है। सिमिलरली ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो गेन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन विद बीजेटी एज एन एम्पलीफायर, मॉसफेट एज एन एम्पलीफायर, जेफेट एज एन एम्पलीफायर। मॉसफेट एज एन एम्पलीफायर और जेफेट एज एन एम्पलीफायर के बारे में हमने नहीं पढ़ा था, मगर इसका भी जो कॉन्सेप्ट होता है वो लगभग बराबर में ही होता है बीजेटी एज एन एम्पलीफायर की तरह। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सबसे ज़्यादा जो गेन होता है वो किसका होता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ही होता है। अगर आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन अगर आप कंसिडर करो, वो सबसे ज़्यादा होता है, जो कि समवेयर अराउंड 10⁵ के फॉर्म में होता है। 10⁵ आपको वोल्टेज गेन मिलेगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। तो जो प्रैक्टिकल ओप एम्प है, प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, उसकी जो सर्किटरी होगी वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगे, आपको कुछ इस तरीके से ट्रायंगुलर फॉर्म में सर्किटरी मिलेगी। यहाँ पर आप देखो, आपको एक टर्मिनल दिखाई दे रहा है। ये जो टर्मिनल है वो माइनस टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। कर्सर की टिप, जो कर्सर की टिप है वो आपको इंडिकेट कर रही है माइनस साइन।
तो टर्मिनल जो कि माइनस साइन के साथ कनेक्टेड होता है, वो जो टर्मिनल होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो यहाँ पर ये वाला जो टर्मिनल है कौन सा टर्मिनल है, इन्वर्टिंग टर्मिनल। सिमिलरली यहाँ पर आपको प्लस साइन दिखाई दे रही है, तो प्लस साइन के साथ जो टर्मिनल जो कनेक्टेड होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये माइनस साइन दिखाई दे रही है और ये प्लस साइन। माइनस साइन के साथ जो टर्मिनल कनेक्टेड होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल, और ये प्लस साइन के साथ जो टर्मिनल कनेक्टेड है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। अब ये इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की क्या रिक्वायरमेंट होती है, इसके भी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से क्या होता है उसके भी बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल, और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के बीच में एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है। ये जो रेसिस्टेंस होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इनपुट रेसिस्टेंस। ये जो रेसिस्टेंस होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इनपुट रेसिस्टेंस। प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में जो इनपुट रेसिस्टेंस होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो फाइनाइट होती है, कुछ ना कुछ आपको इनपुट रेसिस्टेंस मिलेगा ही मिलेगा इन केस ऑफ प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो आपको जो रेसिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है ये बेसिकली होता है आउटपुट रेसिस्टेंस, और यहाँ से बेसिकली ले लिया गया आउटपुट टर्मिनल। ये टर्मिनल से आपको क्या मिलेगा, ये टर्मिनल पर आपको मिलेगा आउटपुट वोल्टेज। ये वाला जो टर्मिनल दिखाई दे रहा है इन्वर्टिंग टर्मिनल, और ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, इस पर आप दोगे बेसिकली इनपुट वोल्टेज, और ये वाला जो टर्मिनल है इससे आपको मिलेगा बेसिकली आउटपुट वोल्टेज, या फिर आप बोल सकते हो सिग्नल। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको बेसिकली दिखाई दे रहा है डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो प्रैक्टिकल ऑप एम्प के केस में हमें बेसिकली डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स भी मिलता है। सिमिलरली यहाँ पर आपको दो टर्मिनल दिखाई दे रहा है, एक जो टर्मिनल है वो ये वाला दिखाई दे रहा है, दूसरा जो टर्मिनल है वो आपको ये वाला दिखाई दे रहा है। तो ये जो टर्मिनल है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं लिमिटर। यहाँ पर ये लिमिटर बेसिकली क्या करते हैं, तो यहाँ पर आप देखो ये प्लस VCC और इसको आप बेसिकली कंसिडर कर सकते हो माइनस VCC। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये प्लस VCC और ये जो माइनस VCC वाले जो टर्मिनल है इसको हम लोग बेसिकली लिमिटर बोलते हैं। आपको कोई बुक में प्लस VCC माइनस VCC दिया होगा, या फिर आपको प्लस V माइनस V दिया होगा, मगर आपको ये पता होना चाहिए जो टर्मिनल होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं लिमिटर। ये जो लिमिटर होता है वो आउटपुट वोल्टेज को लिमिट करता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो आउटपुट वोल्टेज है वो ये लिमिटर के वोल्टेज के कंपैरिजन में ज़्यादा नहीं होता। ये जो आउटपुट वोल्टेज है वो ये लिमिटर के वोल्टेज के कंपैरिजन में ज़्यादा नहीं हो पाता। इसके बारे में हम लोग आगे एग्जांपल कंसीडर करेंगे, हम लोग कंपैरेटर सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा किस तरीके से जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो लिमिटर का जो वोल्टेज होता है उसके अंडर ही होता है। तो यहाँ पर आप देखो, ये हमने डिस्कस किया प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में, जिसमें जो इनपुट रेसिस्टेंस होता है वो आपको फाइनाइट मिलता है, और जो आउटपुट रेसिस्टेंस है वो भी बेसिकली आपको मिलता है। सिमिलरली यहाँ पर अभी हम लोग बात कर लेते हैं आइडियल ऑप एम्प के बारे में, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये हमने कंसिडर कर लिया ये है आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये जो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है इसी के बारे में हमें बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना है, क्योंकि जो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है इसको यूज़ करते हुए आप 555 IC बनाने वाले हो। ये आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज़ करते हुए बेसिकली आप कंपैरेटर सर्किट बनाओगे, इंटीग्रेटर सर्किट बनाओगे, डिफरेंशिएटर सर्किट बनाओगे। तो ये आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर हम लोग थोड़ा ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो, जो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर और जो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर होते हैं वो दोनों सिमिलर ही होते हैं, मगर डिफरेंस क्या होता है, ये आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में होता है कि जो इनपुट रेसिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। इनपुट रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, इसका मतलब क्या कि जो इनपुट रेसिस्टेंस है वो आपको नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर क्या मिल रही है, यहाँ पर आपको बेसिकली मिल रही है ओपन सर्किट। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये टर्मिनल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हम लोग जो सिग्नल जो दे रहे हैं वो है V1, और जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हम लोग जो सिग्नल जो दे रहे हैं उसको हमने कंसिडर कर लिया V2। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो सिग्नल है V1 और यहाँ पर ये सिग्नल V2, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है जिसको हम लोग लिख सकते हैं V1 माइनस V2 आप देख सकते हो। तो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डिफरेंशियल वोल्टेज, और जो डिफरेंशियल वोल्टेज होता है उसको हम लोग शो करते हैं V सबस्क्रिप्ट में D से। कैसा शो करते हैं, V सबस्क्रिप्ट में D से, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये इन्वर्टिंग टर्मिनल और यहाँ पर ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। यहाँ पर ये इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज सिग्नल है V1, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो वोल्टेज सिग्नल है V2। ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डिफरेंशियल वोल्टेज, और जो डिफरेंशियल वोल्टेज होता है उसको हम लोग बेसिकली शो करते हैं V सबस्क्रिप्ट D से। तो यहाँ पर ये V सबस्क्रिप्ट D है क्या, ये बेसिकली है डिफरेंशियल वोल्टेज, राइट। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें,
सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो हमें कैसा मिलता है, इनफाइनाइट मिलता है। सिमिलरली जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो आपको कैसा मिलता है, जीरो मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो आइडियल ऑप एम्प होता है उसमें जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है या फिर इनफाइनाइट होता है। तो जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस जीरो होता है, और जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, वो इनफाइनाइट होता है। और सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, ये जो आइडियल ऑप एम्प है इसका आपको जो ओपन लूप गेन मिलेगा, अभी ओपन लूप गेन क्या होता है, बिना कोई फीडबैक के आपको जो सर्किट का जो गेन मिलता है उसको आप बेसिकली बोलते हैं ओपन लूप गेन। यहाँ पर कोई फीडबैक लगा हुआ है क्या, यहाँ पर कोई भी फीडबैक नहीं लगा हुआ है, राइट। यहाँ पर आपको कोई भी फीडबैक नेटवर्क दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। मगर आप ये वाली सर्किट कंसिडर करो, ये वाली सर्किट में आपको फीडबैक नेटवर्क दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये फीडबैक नेटवर्क आपको दिखाई दे रहा है। तो सिमिलरली जैसे कि हमने डिस्कस किया, बिना कोई फीडबैक के आपको जो सर्किट का जो गेन जो मिलता है उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ओपन लूप गेन। तो यहाँ पर ये आइडियल ऑप एम्प के केस में जो ओपन लूप गेन है वो आपको कैसा मिलता है, आइडियल ऑप एम्प के केस में जो ओपन लूप गेन होता है वो हमें इनफाइनाइट मिलता है। और सिमिलरली यहाँ पर अगर आप बैंडविड्थ कंसीडर करो, ये आइडियल ऑप एम्प की, यहाँ पर ये बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है, हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, ओपन लूप गेन के बारे में, बैंडविड्थ के बारे में, जो कि बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक होती है आइडियल ऑप एम्प की। बैंडविड्थ एक ऐसी रेंज होती है, फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी रेंज में सारे के सारे जो सिग्नल होते हैं वो एम्पलीफाई होते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, ये जो आइडियल ऑप एम्प है उसकी जो बैंडविड्थ है वो कैसी होती है, वो इनफाइनाइट होती है। इसका मतलब ये जो आइडियल ऑप एम्प है वो सारे के सारे जो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है उसको एम्पलीफाई करने की टेंडेंसी रखता है। तो यही रीज़न की वजह से जो बैंडविड्थ है वो क्या है, वो है इनफाइनाइट। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ओपन लूप गेन का मतलब क्या होता है, गेन विद नो फीडबैक इज़ नोन एज ओपन लूप गेन। आपको जो गेन जो मिलेगा बिना फीडबैक का उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ओपन लूप गेन। और जो बैंडविड्थ होती है उसको हम लोग शो करते हैं BW से। तो जो ओपन लूप गेन है आप उसको ऐसा भी शो कर सकते हो, ए सबस्क्रिप्ट में OL, जो कि है ओपन लूप गेन, इट इज़ ओपन लूप गेन। यहाँ पर ये OL, O का मतलब ओपन, L का मतलब लूप, A मतलब गेन। तो ओपन लूप गेन को आप AOL से भी शो कर सकते हो। सिमिलरली जो ओपन लूप गेन है आप उसको A सबस्क्रिप्ट में V से भी शो कर सकते हो। यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये वाला जो टर्मिनल है वो है -VY, और ये वाला जो टर्मिनल है वो है +VX। तो यहाँ पर ये VX और ये जो VY जो टर्मिनल है वो कौन से टर्मिनल है, लिमिटर टर्मिनल है। तो जो आउटपुट वोल्टेज होगा लिमिटर टर्मिनल, या फिर आप बोल सकते हो जो आउटपुट वोल्टेज होगा ये लिमिटर टर्मिनल के जो वोल्टेज है उससे नीचे होगा। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लिमिटर क्या करता है, लिमिटर का फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। कंपैरेटर वंपैरेटर जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको लिमिटर का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। मगर आप समझ सकते हो कि जो लिमिटर होता है, ये जो लिमिटर होता है वो आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करता है, या फिर आप बोल सकते हो जो आउटपुट वोल्टेज है वो ये लिमिटर के वोल्टेज से ज़्यादा नहीं हो सकता है। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर ये जो टर्मिनल है हमने डिस्कस किया था, जो नेगेटिव टर्मिनल होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल। इसको हम लोग इन्वर्टिंग टर्मिनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अगर आप कोई भी सिग्नल अगर देते हो तो जो सिग्नल होगा वो 180 डिग्री फेज शिफ्टेड होगा, और साथ ही साथ वो जो सिग्नल होगा उसका जो गेन होगा वो भी हाई होगा, क्योंकि जो ओप एम्प है वो एम्पलीफिकेशन भी करता है। सिमिलरली यहाँ पर ये जो प्लस वाला जो टर्मिनल है इसको हम लोग बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। अगर आप नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अगर सिग्नल देते हो तो जो सिग्नल है उस पर किसी भी तरीके का चेंज नहीं होगा, सिर्फ वो जो सिग्नल है वो एम्पलीफाई होगा। मतलब वो जो सिग्नल है उसकी जो फेज शिफ्टिंग है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। जैसे आपने इनपुट में सिग्नल दिया आपको आउटपुट में भी सिग्नल मिलेगा, नॉन इन्वर्टेड सिग्नल आपको मिलेगा। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर आप जब सिग्नल दोगे तो जो सिग्नल होगा वो आपको नॉन इन्वर्टेड सिग्नल ही मिलेगा, मगर जो सिग्नल है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने बात किया ये बेसिकली होती क्या है, जो इनपुट रेसिस्टेंस इनफाइनाइट, आउटपुट रेसिस्टेंस जीरो, ओपन लूप गेन इनफाइनाइट, बैंड विथ इनफाइनाइट, ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक होती है आइडियल ऑप एम्प की। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल कंसिडर किया है, यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर किया। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ओप एम्प, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। यहाँ पर आप देखो जो इनपुट है वो हमने कौन से टर्मिनल पे दिया, इन्वर्टिंग टर्मिनल पर, और जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको हमने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको एक रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है। जो रेसिस्टेंस होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फीडबैक रेसिस्टेंस, और यहाँ पर आपको मिल रहा है आउटपुट वोल्टेज। हमने डिस्कस किया था कि जो ओप एम्प होता है आइडियल ओप एम्प, उसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो किसके बराबर में होता है, जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो प्रोडक्ट होता है ओपन लूप गेन का और डिफरेंशियल वोल्टेज का। ये मैं आपको बताना भूल गया था। आइडियल ओप एम्प के केस में जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है ओपन लूप गेन का और डिफरेंशियल वोल्टेज का।
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये ओप एम्प, यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रहा है, ये कौन सा रेसिस्टेंस है? फीडबैक रेसिस्टेंस। अगर आपका फीडबैक एम्पलीफायर का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो तो यहाँ पर बहुत अच्छे ही क्लियर है कि जो फीडबैक रेसिस्टेंस है वो कौन से टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है? इनपुट टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। फीडबैक इज कनेक्टेड टू द इनपुट टर्मिनल, इसका मतलब किसकी मिक्सिंग हो रही है? करंट की मिक्सिंग। तो यहाँ पर ये करंट की मिक्सिंग। और यहाँ पर आप देखो जो फीडबैक है वो उसको हमने कहाँ से लिया? आउटपुट वोल्टेज टर्मिनल से। फीडबैक को हमने आउटपुट वोल्टेज टर्मिनल से लिया है। तो फीडबैक हैज़ बीन टेकन आउट फ्रॉम आउटपुट वोल्टेज टर्मिनल, इसका मतलब किसकी सैम्पलिंग हो रही है? वोल्टेज की सैम्पलिंग। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें वोल्टेज की सैम्पलिंग, तो यहाँ पर आप देखो ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, आप इसको क्या बोल सकते हो? आप इसको बोल सकते हो करंट वोल्टेज एम्पलीफायर। सिमिलरली आउटपुट में आपको किसकी सैम्पलिंग मिल रही है? वोल्टेज की सैम्पलिंग मिल रही है, राइट। ये जो करंट वोल्टेज एम्पलीफायर है, आप इसको शंट एम्पलीफायर भी बोल सकते हो, हमने पढ़ा था फीडबैक एम्पलीफायर के केस में। सिमिलरली वोल्टेज शंट एम्पलीफायर भी हम लोग बोल सकते हैं। सैम्पलिंग में हमें क्या मिल रहा है? वोल्टेज मिल रहा है, और इनपुट का कॉन्फ़िगरेशन आपको कैसा मिलेगा? शंट। हमने डिस्कस किया था किसी एम्पलीफायर को नाम देने के लिए हम लोग देखते हैं सैम्पलिंग का आउटपुट और सैम्पलिंग का वोल्टेज और करंट और इनपुट का कॉन्फ़िगरेशन। तो सैम्पलिंग में हमें बेसिकली क्या मिल रहा है? सैम्पलिंग में हमें मिल रहा है वोल्टेज, सैम्पलिंग में मिल रहा है वोल्टेज। तो यहाँ पर ये वोल्टेज और इनपुट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें कैसा मिल रहा है? शंट। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया शंट, तो वोल्टेज शंट एम्पलीफायर। सिमिलरली ट्रांस रेसिस्टेंस एम्पलीफायर भी बोल सकते हैं। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था इन केस ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर अगर आप देखो जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो सिग्नल है और ये जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो सिग्नल है, दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल वोल्टेज। तो यहाँ पर ये जो इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो सिग्नल जो है उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं V1, और यहाँ पर ये जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो सिग्नल है उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं V2। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल वोल्टेज बोलेंगे, जिसको हमने शो किया V सबस्क्रिप्ट में D से, या फिर आप शो कर सकते हो VID से। हमने डिस्कस किया आइडियल ओप एम्प के केस में होता क्या है? ओपन लूप गेन कैसा होता है? वो इनफाइनाइट होता है। हमने थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया था जो ओपन लूप गेन होता है वो इनफाइनाइट होता है इन केस ऑफ आइडियल ओप एम्प। तो यहाँ पर आप देखो जो ओपन लूप गेन है वो आपको कैसा मिलेगा? इनफाइनाइट मिलेगा। तो यहाँ से आप देखो जो आउटपुट वोल्टेज और ये जो डिफरेंशियल वोल्टेज है, दोनों का आप रेशियो कंसिडर करो तो आउटपुट वोल्टेज और डिफरेंशियल वोल्टेज दोनों का जो रेशियो होता है वो ओपन लूप गेन के बराबर में होता है। जैसे कि हमने ये वाला रिलेशन कंसिडर किया था, ये वाला रिलेशन हमने कंसिडर किया था, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू ओपन लूप गेन, और यहाँ पर ये डिफरेंशियल वोल्टेज है। इसको आप अरेंज करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, आउटपुट वोल्टेज अपॉन डिफरेंशियल वोल्टेज इज इक्वल टू ओपन लूप गेन। ओपन लूप गेन किसके बराबर में? इनफाइनाइट के बराबर में। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया इनफाइनाइट। आप इसको फर्दर अरेंज करके लिख सकते हो, तो आपको मिल जाएगा आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल टू डिफरेंशियल वोल्टेज, जो कि बराबर में होगा जीरो के। और ये जो कंडीशन होती है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन, या फिर आप बोल सकते हो वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो कंडीशन होती है बेसिकली, एक होती है वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कंडीशन और दूसरी जो कंडीशन होती है वो होती है वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन। तो ये दोनों जो कंडीशन होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन केस ऑफ, यहाँ पर अगर हम लोग देखें दोनों कंडीशन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। पहली वाली जो कंडीशन है कौन सी कंडीशन है? वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कंडीशन। जैसे कि हमने डिस्कस किया पहली जो कंडीशन है वो है वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कंडीशन, वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कंडीशन, और दूसरी जो कंडीशन है वो है वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन, या फिर आप बोल सकते हो वर्चुअल ग्राउंड पोटेंशियल कंडीशन। तो यहाँ पर ये दोनों कंडीशन हम लोग कंसिडर करते हैं क्लोज लूप वोल्टेज गेन फाइंड आउट करने के लिए। क्लोज लूप वोल्टेज गेन मतलब अगर आपका ओप एम्प, अगर एक ओप एम्प में अगर आपको फीडबैक मिल रही है तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा? क्लोज लूप मिलेगा। तो क्लोज लूप का वोल्टेज गेन कैलकुलेट करने के लिए आप बेसिकली कंसिडर करते हो वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कंडीशन और वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन। ये आपको मैं तभी बताऊँगा इसका एप्लीकेशन जब हम लोग इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर सर्किट के बारे में बात करेंगे। जब हम लोग ओप एम्प को इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर के तौर पर यूज़ करेंगे तभी हम लोग ये दोनों कंडीशन के बारे में बात करेंगे, वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कंडीशन और वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन। तो यहाँ पर ये वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कंडीशन आपको क्या बोलती है? यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ऑपरेशनल एम्पलीफायर, यहाँ पर ये इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, यहाँ से आपको मिल जाएगा आउटपुट वोल्टेज। यहाँ पर जो सिग्नल जो जा रहा है वो है V01, या फिर आप कंसिडर कर सकते हो V1। यहाँ से जो सिग्नल जो जा रहा है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से उसको हमने कंसिडर कर लिया V2। यहाँ पर ये V1 सिग्नल और V2 सिग्नल दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं डिफरेंशियल वोल्टेज, जिसको हम लोग शो करते हैं V सबस्क्रिप्ट में D से। तो यहाँ पर आप देखो वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है? एज पर वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कंडीशन द पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ ओप एम्प विल बी ज़ीरो, ड्यू टू विच बोथ टर्मिनल विल रिमेन एट सेम पोटेंशियल। तो ये वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कंडीशन आपको क्या बोलती है? जो ओप एम्प का जो दो टर्मिनल है, इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, तो इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जैसे कि हमने डिस्कस किया, एज पर द वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कंडीशन द पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ ओप एम्प
यहाँ पर ये दो हम लोग जो टर्मिनल जो कंसिडर कर रहे हैं वो इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कैसा होगा, दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा ज़ीरो। इसका मतलब दोनों जो टर्मिनल होंगे वो सेम पोटेंशियल पे होंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, मान लेते हैं जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये जो टर्मिनल है इस पे जो सिग्नल जो जा रहा है वो है V1 और ये जो टर्मिनल है इस पे जो सिग्नल जो जा रहा है वो है V2। हम लोग ऐसा भी एज्यूम कर सकते हैं ये वाला जो टर्मिनल हमें जो दिखाई दे रहा है इस पे जो पोटेंशियल है वो है V1 और ये जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो पोटेंशियल है वो क्या है, वो है V2। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कैसा होगा, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग सबसे पहला बोलते हैं डिफरेंशियल वोल्टेज। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है V1 माइनस V2 वो कैसा होगा, वो होगा ज़ीरो। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें V1 माइनस V2 ये ज़ीरो है, इसका मतलब V1 इज इक्वल टू V2। V1 पोटेंशियल और जो V2 जो पोटेंशियल होगी वो दोनों बराबर में होंगे। तो इसका मतलब ये इन्वर्टिंग टर्मिनल पर पोटेंशियल और ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो पोटेंशियल है वो सेम है। हमें पता होना चाहिए जब भी पोटेंशियल सेम होता है तो जो कंडीशन होती है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं शॉर्ट सर्किट कंडीशन। तो यहाँ पर आप देखो दोनों टर्मिनल पर जो पोटेंशियल है वो सेम है, इसका मतलब यहाँ पर हमें कौन सी कंडीशन मिल रही है, यहाँ पर हमें मिल रही है वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कंडीशन। यहाँ पर ये दोनों जो टर्मिनल है वो कुछ इस तरीके से वर्चुअली शॉर्ट है, राइट। तो इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कंडीशन। तो वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कंडीशन आपको क्या बोलते हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कैसा होता है, वो ज़ीरो होता है, जिसके वजह से दोनों टर्मिनल पर जो पोटेंशियल होता है इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो पोटेंशियल होता है वो इक्वल होता है। सेम पोटेंशियल की वजह से होता क्या, इक्वल पोटेंशियल की वजह से होता क्या है, दोनों जो टर्मिनल होते हैं वो वर्चुअली शॉर्ट होते हैं। ड्यू टू सेम पोटेंशियल ऑफ बोथ दी टर्मिनल आर शॉर्टेड वर्चुअली। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोनों जो टर्मिनल है वो कुछ इस तरीके से वर्चुअली शॉर्टेड हो गए। इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कंडीशन या फिर बोल सकते हैं वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन। सिमिलरली दूसरी जो कंडीशन है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन। तो वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन आपको क्या बोलती है, यहाँ पर आप देखो स्टेटमेंट अगर आप देखो इफ़ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज़ कनेक्टेड टू द ग्राउंड ड्यू टू वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कंडीशन देन इन्वर्टिंग टर्मिनल विल ऑल्सो बी एट द ग्राउंड पोटेंशियल। तो वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन आपको क्या बोलती है, अगर दोनों में से कोई भी एक टर्मिनल अगर ग्राउंडेड है तो दूसरा वाला जो टर्मिनल होगा, यहाँ पर आप देखो दोनों में से कोई भी एक टर्मिनल अगर ग्राउंड पोटेंशियल पे तो दूसरा वाला भी जो टर्मिनल होगा वो ग्राउंड पोटेंशियल पे होगा। मतलब यहाँ पर अगर आप देखो जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो कौन से पोटेंशियल पे, ग्राउंड पोटेंशियल पे। तो यहाँ पर ये जो इन्वर्टिंग टर्मिनल होगा वो भी ग्राउंड पोटेंशियल पे होगा। तो इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन। तो यहाँ पर अगर आप देखो इफ़ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज़ कनेक्टेड टू ग्राउंड पोटेंशियल, यहाँ पर अगर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल अगर ग्राउंड पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है, ग्राउंड पोटेंशियल के साथ क्यों कनेक्टेड है, ड्यू टू वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कंडीशन, ड्यू टू वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कंडीशन। या फिर आप सिंपल वर्ड में ऐसा कंसिडर कर सकते हो, अगर ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल अगर ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होता है तो जो इन्वर्टिंग टर्मिनल होगा वो भी ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होगा और इसी को ही हम लोग बोलते हैं वर्चुअल ग्राउंड पोटेंशियल। सिमिलरली अगर इन्वर्टिंग टर्मिनल अगर ग्राउंड टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है तो जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होगा वो भी ग्राउंड टर्मिनल के साथ या फिर आप बोल सकते हो वो भी ग्राउंड पोटेंशियल पे रहेगा। If a non-inverting terminal is connected to ground due to virtual short circuit condition, then inverting terminal will also be at the ground potential. Similarly, if inverting terminal is at the ground potential, अगर inverting terminal अगर ground potential पे तो जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो भी ग्राउंड पोटेंशियल पे होगा। तो ये कंडीशन एकदम सिंपल से, अगर इन्वर्टिंग अगर ग्राउंड पोटेंशियल पे तो नॉन इन्वर्टिंग भी ग्राउंड पोटेंशियल पे होगा, अगर नॉन इन्वर्टिंग अगर ग्राउंड पोटेंशियल पे तो जो इन्वर्टिंग टर्मिनल होगा वो भी ग्राउंड पोटेंशियल पे होगा। इसका जो एप्लीकेशन है, इसका जो एग्जांपल है मैं आप लोगों को बताऊंगा इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर के कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया दोनों कंडीशन के बारे में, वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कंडीशन के बारे में और वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन के बारे में। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि जो ओप एम्प है वो किस तरीके से इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पर काम करता है। यहाँ पर हम लोग मैथमेटिकली समझेंगे कि ओप एम्प किस तरीके से इन्वर्टिंग आउटपुट देगा और नॉन इन्वर्टिंग आउटपुट देगा, फिर उसके बाद हम लोग विद द हेल्प ऑफ वेव फॉर्म हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ऑपरेशनल एम्पलीफायर। यहाँ पर ये इन्वर्टिंग टर्मिनल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल कैसा है, ग्राउंडेड है। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल हमें कैसा दिखाई दे रहा है, ग्राउंडेड है। सिमिलरली यहाँ पर ये इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हमने कौन सा सिग्नल दिया, इनपुट सिग्नल दिया। यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया R1 रेसिस्टेंस। सिमिलरली यहाँ पर आपको कौन सा रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है फीडबैक रेसिस्टेंस, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा आउटपुट वोल्टेज। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ से जो करंट जो फ्लो हो रहा है, या ये टर्मिनल से, या फिर आप बोल सकते हो ब्रांच से जो करंट जो फ्लो हो रहा है
उसको हमने कंसिडर कर लिया I1 करंट। सिमिलरली फीडबैक रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट जो फ्लो रहा है उसको हमने कंसिडर कर लिया I2 करंट, राइट। तो यहाँ पर ये जो I1 करंट और ये जो I2 जो करंट है इसको अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर आप देखो जो ग्राउंड पोटेंशियल, यहाँ पर ये जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो 0 वोल्ट पे। तो यहाँ पर ये जो इन्वर्टिंग टर्मिनल होगा वो भी कैसा होगा, वो भी 0 वोल्ट पे होगा। यहाँ पर हमने क्या अप्लाई किया, यहाँ पर हमने वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। हमने जैसे कि डिस्कस किया था वर्चुअल ग्राउंड पोटेंशियल के बारे में, तो वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर अप्लाई किया। यहाँ पर अगर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल अगर 0 वोल्ट पे होता है तो जो इन्वर्टिंग टर्मिनल होगा उसका भी जो पोटेंशियल होगा वो 0 वोल्ट होगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें जो पोटेंशियल जो मिल रहा है वो हमें कितना मिल रहा है, 0। यहाँ पर एक्चुअली हमने जो कंडीशन जो अप्लाई करी हो बेसिकली वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कंडीशन है, ग्राउंड कंडीशन नहीं है, सॉरी फॉर दैट। वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कंडीशन हमने यहाँ पर अप्लाई करी। वर्चुअल शॉर्ट्स में हमने क्या डिस्कस किया था, अगर नॉन इन्वर्टिंग अगर 0 पोटेंशियल पे तो जो इन्वर्टिंग होगा वो भी 0 पोटेंशियल पे होगा, तो दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पर आप देखो जो नॉन इन्वर्टिंग है वो 0 वोल्ट पे, तो जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसका जो पोटेंशियल है वो भी है 0 वोल्ट, तो दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें कैसा मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ से जो करंट जो फ्लो रहा है वो कौन सा करंट है, I1 करंट है। तो ये जो I1 जो करंट होगा वो बराबर में होगा ये इनपुट वोल्टेज, और यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो है 0 वोल्ट, तो यहाँ पर ये 0, और ये जो R1 जो रेसिस्टेंस है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो यहाँ से जो करंट जो फ्लो रहा है वो है I2 करंट। तो I2 करंट किसके बराबर में होगा, यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो है 0 वोल्ट, और यहाँ से आपको जो पोटेंशियल जो मिलेगा वो होगा V0। यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो है V0, तो सेम जो पोटेंशियल होगा वो आपको यहाँ पर मिलेगा V0। तो जो I2 जो करंट होगा वो किसके बराबर में होगा, 0 - V0, और डिनोमिनेटर में आपको क्या मिलेगा, फीडबैक रेसिस्टेंस। यहाँ पर ये जो फीडबैक रेसिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रहा है R सब स्क्रिप्ट में F, उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये वाला जो रिलेशन और ये वाला जो रिलेशन आपको जो मिला उसको हमने यहाँ पर लिखा VI - 0/R1 = 0 - V0/RF। यहाँ से आप फर्दर लिख सकते हो, यहाँ से आपको मिल जाएगा VI/R1, उसको हमने यहाँ पर लिखा। यहाँ से आपको मिल जाएगा V0/RF, और ये माइनस साइन -V0/RF उसको हमने यहाँ पर लिखा। इसको आप फर्दर अरेंज करके लिखो तो आपको वोल्टेज गेन के लिए जो इक्वेशन मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज इक्वल टू माइनस साइन और यहाँ पर ये फीडबैक रेसिस्टेंस और यहाँ पर ये R1 रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर आप देखो ये जो वोल्टेज गेन का आपको जो इक्वेशन जो मिला, ये इक्वेशन को देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि जो आउटपुट होगा वो इन्वर्टिंग होगा या फिर नॉन इन्वर्टिंग होगा। आप इसका आंसर बहुत अच्छी तरीके से कर लोगे अगर आपका BJT एज एन एम्पलीफायर अगर बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है तो उसका कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको माइनस साइन मिल रही है, इसका मतलब जो आउटपुट आपको जो मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, इन्वर्टेड मिल रहा है। जो आउटपुट होगा वो 180 डिग्री से फेस शिफ्टेड होगा। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपका जो ओप एम्प है वो कैसे एक्ट कर रहा है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पर एक्ट कर रहा है। एज पर द इक्वेशन ऑफ वोल्टेज गेन गिवन एम्पलीफायर इज वर्किंग एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। जो एम्पलीफायर है वो कैसे एक्ट कर रहा है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पर काम कर रहा है। क्यों नहीं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पर काम करेगा, यहाँ पर आप देखो जो इनपुट है आपने कौन से टर्मिनल पे दिया है, इनपुट आपने इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दिया है। इन्वर्टिंग टर्मिनल पर आपने इनपुट दिया है तो आपका जो आउटपुट होगा वो भी कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, राइट। यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके से यहाँ पर आप देखो ये वाला एग्जाम्पल अगर आप कंसिडर करो, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर। यहाँ पर ये आपको इन्वर्टिंग टर्मिनल दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये आपको नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल दिखाई दे रहा है, राइट। इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो पोटेंशियल है वो है V1 और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो पोटेंशियल है वो क्या है, वो है V2। एज़ पर दी वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कंडीशन ये दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कैसा होता है, 0 होता है। V1 - V2 = 0, जिसके वजह से होता क्या है, दोनों जो टर्मिनल होते हैं वो सेम पोटेंशियल पे होते हैं। यह आपको मैंने अगेन बता दिया वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कंडीशन के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट होती है, राइट। और वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन भी इंपॉर्टेंट होती है जो कि हम लोग आगे कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, प्लस साइन आपको इंडिकेट करती है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल और जो माइनस साइन है वो आपको इंडिकेट करती है इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो मान लेते हैं ये जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है इस पर आपने सिग्नल दिया और ये जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है इसको आपने ग्राउंड किया, या फिर आप बोल सकते हो इन्वर्टिंग टर्मिनल पर आपने कोई सिग्नल नहीं दिया और जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है इस पर आपने सिग्नल दिया। कौन सा सिग्नल दिया, ये वाला सिग्नल दिया। तो यहाँ पर आपने ये वाला सिग्नल बेसिकली नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर दिया तो आपको जो आउटपुट सिग्नल होगा वो कैसा मिलेगा, यही वाला सेम सिग्नल मिलेगा, मगर इसका जो एम्पलीट्यूड होगा, इसका जो गेन होगा वो हाई होगा। तो यहाँ पर आप देखो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो हाई है। बहुत अच्छी क्लियर है कि जो एम्पलीट्यूड है वो आपको हाई मिल रहा है। हाई क्यों मिल रहा है, क्योंकि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है इसका जो वोल्टेज गेन होता है वो हाई होता है, या फिर आप बोल सकते हो एम्पलीफायर होता है। ये रीज़न की वजह से जो सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है।
सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखो, मान लेते जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है इस पर हमने सिग्नल नहीं दिया, हमने कौन से टर्मिनल पर सिग्नल दिया, इन्वर्टिंग टर्मिनल पर सिग्नल दिया। ये जो माइनस साइन है वो हमें क्या इंडिकेट करती है, इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो जो सिग्नल है वो हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दिया, ये जो सिग्नल है वो हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दिया। तो आपको जो आउटपुट सिग्नल जो मिलेगा वो आपको कुछ इस तरीके से 180 डिग्री फेज शिफ्टेड मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर जो आउटपुट सिग्नल है वो आपको 180 डिग्री फेज शिफ्टेड मिल रहा है विद रेस्पेक्ट टू द इनपुट सिग्नल। और यहाँ पर आप देखो जो सिग्नल है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो भी इंक्रीज़ कर गया। तो कुछ इस तरीके से काम होता है ये इन्वर्टिंग टर्मिनल का। इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अगर आप सिग्नल अगर देते हो तो जो आउटपुट सिग्नल होगा वो आपको कैसा मिलेगा, इन्वर्टेड मिलेगा। अगर आप नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अगर आप सिग्नल प्रोवाइड करते हो तो जो आउटपुट सिग्नल होगा वो आपका नॉन इन्वर्टेड होगा, मतलब आपका जो आउटपुट सिग्नल है उसमें आपको किसी भी तरीके की फेज शिफ्टिंग नहीं मिलेंगी। और सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमने जो सिग्नल जो दिया था वो कौन से टर्मिनल पे दिया था, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दिया था। तो यही रीज़न की वजह से हमें जो आउटपुट जो मिला वो हमें इन्वर्टेड मिला। सिमिलरली एक और एक एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर एक और एक एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो आउटपुट टर्मिनल है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो आउटपुट टर्मिनल है इसके थ्रू करंट आ भी सकता है और ये आउटपुट टर्मिनल के थ्रू करंट जा भी सकता है, जो कि हम लोग ये वाले एग्जाम्पल में देखेंगे। तो यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पर ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर, यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया R1 रेसिस्टेंस, यहाँ पर ये फीडबैक रेसिस्टेंस। और जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको हमने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। और जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको भी हमने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया, राइट। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये फीडबैक रेसिस्टेंस हमने कंसिडर किया। अभी करंट किस तरीके से फ्लो होगा, यहाँ पर आप देखो जो करंट होगा वो किस तरीके से फ्लो होगा। जो करंट होगा यहाँ से फ्लो होगा, करंट यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, करंट यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग देखें जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है ये तो ग्राउंडेड है और जो इनपुट रेसिस्टेंस होता है वो भी इनफाइनाइट होता है, इनपुट रेसिस्टेंस भी इनफाइनाइट होता है, जिसके वजह से टर्मिनल के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो यही रीज़न की वजह से जो करंट है वो कुछ इस तरीके से फ्लो होगा। करंट यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, ये फीडबैक रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर आप अगर करंट को कैलकुलेट करो, यहाँ पर आप अगर करंट को कैलकुलेट करो, मान लेते हैं यहाँ से जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो है I1। तो अगर आप I1 करंट को कैलकुलेट करो तो आपको कितना मिलेगा। और कंसीडर कर लेते हैं ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो पोटेंशियल जो बन रहा है करंट के फ्लो की वजह से वो है VI। तो यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया VI -0 और यहाँ पर डिनोमिनेटर में R1, यहाँ पर हमने अप्लाई किया ओम्स लॉ। सिमिलरली यहाँ पर जो करंट जो फ्लो हो रहा है ये फीडबैक रेसिस्टेंस के थ्रू, उसको हमने कंसीडर कर लिया I2 करंट। यहाँ पर आप देखो जो पोटेंशियल है वो है V0, तो सेम जो पोटेंशियल होगा वो होगा V0। यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो VI, तो सेम जो पोटेंशियल होगा VI। तो यहाँ पर आप देखो यहाँ से जो करंट जो फ्लो कर रहा है, कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, I2 करंट। तो I2 करंट बराबर में होगा V0 - VI। और ये जो फीडबैक रेसिस्टेंस है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। यहाँ पर आप देखो फर्दर आप लिख सकते हो, यहाँ पर ये वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन दोनों को हमने यहाँ पर लिखा। यहाँ से आप अगर -0 हटा दो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। VI/R1 इक्वल टू ये जो पूरा जो टर्म है उसको हमने यहाँ पर लिखा। उसको आप फर्दर अरेंज करके लिख सकते हो। जो VI है उसको हमने यहाँ पर लिखा। ये जो R1 आपको जो दिखाई दे रहा है और जो RF जो दिखाई दे रहा है उसको हमने लिखा 1/R1 + 1/RF इक्वल टू की साइन। यहाँ पर ये जो V0 आपको जो दिखाई दे रहा है और ये जो RF आपको जो दिखाई दे रहा है उसको हमने यहाँ पर लिखा। उसको आप फर्दर अरेंज करके लिख सकते हो आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू 1 + RF/R1। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर ये रिलेशन को अगर आप देखो, आपको क्या लगता है कि जो आउटपुट होगा वो इन्वर्टेड होगा या फिर नॉन इन्वर्टेड होगा। जो आउटपुट है वो नॉन इन्वर्टेड होगा, क्योंकि आप देखो यहाँ पर आपको कोई भी माइनस साइन नहीं मिल रही है, आपको यहाँ पर कोई भी माइनस साइन नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर आपको जो आउटपुट होगा वो कैसा मिलेगा, नॉन इन्वर्टेड मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एज पर दिस इक्वेशन ऑफ वोल्टेज गेन एम्पलीफायर इज़ वर्किंग एज अ नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपका जो एम्पलीफायर है, ये जो इक्वेशन है किसका है, वोल्टेज गेन का इक्वेशन है। कैसा वोल्टेज गेन का इक्वेशन, जो आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज दोनों का जो रेशियो होता है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं वोल्टेज गेन। तो यहाँ पर हमें जो इक्वेशन जो मिल रहा है वो किसके वजह से मिल रहा है, वोल्टेज गेन का इक्वेशन हमें मिल रहा है। आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज ये दोनों का जो रेशियो होता है इसी को ही हम लोग बोलते हैं वोल्टेज गेन। तो यहाँ पर ये वोल्टेज गेन के इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपका जो एम्पलीफायर है वो कैसा काम कर रहा है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पर काम कर रहा है। एज़ पर द इक्वेशन ऑफ वोल्टेज गेन एम्पलीफायर इज़ वर्किंग एज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो आपको कुछ इस तरीके से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ सकता है और आपको बताना होगा कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको कैसा मिलेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर सिर्फ आपको इतना याद रखना है, अगर आप इन्वर्टिंग टर्मिनल पर सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हो तो बेसिकली होगा कि आपका जो आउटपुट सिग्नल होगा वो इन्वर्टेड होगा 180 डिग्री से। और अगर आप नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हो
अगर आप नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो आउटपुट सिग्नल होगा वो कैसा होगा, वो नॉन इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टिंग टर्मिनल पर सिग्नल प्रोवाइड करोगे तो आउटपुट सिग्नल आपका इन्वर्टेड होगा, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर सिग्नल प्रोवाइड करोगे तो आपका जो सिग्नल होगा वो नॉन इन्वर्टेड होगा। यहाँ पर अगर आप देखो जो आइडियल ओप एम्प होता है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें, हमने डिस्कस किया था जो इनपुट रेसिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, वो इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट इनपुट रेसिस्टेंस होता है जिसके वजह से होता क्या है, दोनों जो टर्मिनल होते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल वो ओपन हो जाते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो इन्वर्टिंग टर्मिनल और जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। तो ये पहला पॉइंट है जो कि आपको नोट डाउन करना होगा कि आइडियल ओप एम्प के केस में जो इनपुट रेसिस्टेंस होता है वो हमें कैसा मिलता है, इनफाइनाइट मिलता है। सिमिलरली जो आउटपुट रेसिस्टेंस होता है वो हमें कैसा मिलता है, ज़ीरो मिलता है। सिमिलरली ओपन लूप गेन आपको कैसा मिलता है, इनफाइनाइट मिलता है। अभी ओपन लूप गेन का मतलब क्या होता है, बिना फीडबैक के आपको जो गेन मिलेगा सर्किट का उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं ओपन लूप गेन। तो जो ओपन लूप गेन है वो आपको मिलता है इनफाइनाइट। सिमिलरली जो ऑफसेट वोल्टेज है वो आपको कैसा मिलता है, ज़ीरो मिलता है। अभी ऑफसेट वोल्टेज का मतलब क्या है, ज़ीरो इनपुट पर अगर आपको आउटपुट में अगर वोल्टेज मिल रहा हो तो जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ऑफसेट वोल्टेज। और ज़ीरो इनपुट पर बेसिकली आपको जो वोल्टेज मिलता है, आप अगर इनपुट कुछ भी नहीं प्रोवाइड कर रहे हो मगर आपको तभी भी आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, तो इसके पीछे का जो रीज़न होता है वो बेसिकली सर्किट की नॉइज़ होती है। सर्किटल नॉइज़ के वजह से होता क्या है, सर्किटल नॉइज़ के वजह से होता क्या है, जो इनपुट होता है सर्किटल नॉइज़ के वजह से होता क्या है, आपका जो इनपुट होता है वो कैसा होता है, वो ज़ीरो होता है। मगर वो सर्किटल नॉइज़ के एग्जिस्टेंस के वजह से आपका जो आउटपुट होता है वो नॉन ज़ीरो होता है। आपको आउटपुट में कुछ ना कुछ वोल्टेज मिल रहा होता है। मगर आइडियल ओप एम्प के केस में आपको जो ऑफसेट वोल्टेज है वो कैसा मिलता है, ज़ीरो मिलता है। ऑफसेट वोल्टेज ज़ीरो मिलता है, इसका मतलब अगर इनपुट अगर ज़ीरो है तो आपको आउटपुट में कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इनपुट अगर ज़ीरो है तो आपको जो आउटपुट में जो वोल्टेज जो मिलेगा वो आपको ज़ीरो मिलेगा। वोल्टेज प्रेजेंट एट द आउटपुट फॉर ज़ीरो इनपुट इज़ कॉल्ड एज ऑफसेट वोल्टेज। जैसे कि हमने डिस्कस किया, ज़ीरो इनपुट पर हमें जो आउटपुट में वोल्टेज मिलता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ऑफसेट वोल्टेज। तो जो ऑफसेट वोल्टेज होता है वो ज़ीरो होता है इन केस ऑफ आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। सिमिलरली अगर आप देखो जो बैंडविड्थ है वो आपको कैसे मिलेगी, इनफाइनाइट मिलेगी। तो बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है, बैंडविड्थ इज़ द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी अंडर विच ऑल फ्रीक्वेंसी सिग्नल विल एम्पलीफाई इक्वली। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो बैंडविड्थ है वो एक फ्रीक्वेंसी रेंज होती है जिस फ्रीक्वेंसी रेंज में सिग्नल जो होते हैं वो इक्वली एम्पलीफाई होते हैं। तो जो ओप एम्प की जो बैंडविड्थ होती है वो कैसी होती है, वो इनफाइनाइट होती है। इसका मतलब आपका जो ओप एम्प है वो कोई भी सिग्नल को, कोई भी फ्रीक्वेंसी सिग्नल को, कोई भी फ्रीक्वेंसी सिग्नल को एम्पलीफाई करने की टेंडेंसी रखता है। सिमिलरली सिक्स्थ अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देखें, इनफाइनाइट CMRR। यहाँ पर ये जो CMRR है, CMRR का फुल फॉर्म होता है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। तो जो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो है वो आपको कैसा मिलता है, इनफाइनाइट मिलता है। तो CMRR का फुल फॉर्म होता है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। तो सबसे पहले CMRR का मतलब क्या होता है, CMRR इज़ द एबिलिटी ऑफ ओप एम्प टू रिजेक्ट कॉमन मोड सिग्नल सक्सेसफुली। तो CMRR हमें ये इंडिकेट करता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो CMRR है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, ये ओप एम्प की एक टेंडेंसी होती है, या फिर आप बोल सकते हो ओप एम्प की एक एबिलिटी होती है जिसमें ओप एम्प करता क्या है, जो कॉमन मोड सिग्नल है उसको रिजेक्ट करता है सक्सेसफुली। और ये कॉमन मोड सिग्नल किसके वजह से अराइज होता है, जो कॉमन मोड सिग्नल होता है नॉइज़ के वजह से अराइज होता है। कॉमन मोड सिग्नल जनरेट ड्यू टू नॉइज़। जो कॉमन मोड सिग्नल के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ये जो कॉमन मोड सिग्नल में जो नॉइज़ है इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देखें, इनफाइनाइट स्लीव रेट। इनफाइनाइट स्लीव रेट का मतलब क्या होता है, स्लीव रेट इज़ डिफाइन एज द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन आउटपुट वोल्टेज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। जो आउटपुट वोल्टेज में जो रेट ऑफ चेंज होता है टाइम के रेस्पेक्ट में, जो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज है आउटपुट वोल्टेज में टाइम के रेस्पेक्ट में, उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्लीव रेट। और जो स्लीव रेट होता है वो हमें कैसा मिलता है, इनफाइनाइट मिलता है। सिमिलरली 8 अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देखें, PSRR इज इक्वल टू 0। मतलब PSRR का सबसे पहला जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो। तो यहाँ पर ये पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो ये क्या है, ये 0 होता है इन केस ऑफ आइडियल ओप एम्प। सबसे पहला पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो होता क्या है, PSRR का फुल फॉर्म होता है पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो। तो जो पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो होता है वो 0 होता है इन केस ऑफ आइडियल ओप एम्प। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो इज़ अ पैरामीटर विच स्पेसिफाई द डिग्री ऑफ डिपेंडेंस ऑफ ओप एम्प आउटपुट ओवर द चेंज इन पावर सप्लाई। तो ये जो PSRR है पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो, ये आपको क्या इंडिकेट करता है, जो ओप एम्प का जो आउटपुट है वो कितना डिपेंड करता है
इनपुट के रेट ऑफ चेंज के ऊपर, जो सप्लाई है उसके रेट ऑफ चेंज के ऊपर कितना डिपेंड करता है, ये आपको इंडिकेट करता है बेसिकली PSRR रेटिंग, पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इन आइडियल ओपैम्प के केस में जो PSRR है वो कैसा होता है, वो ज़ीरो होता है। PSRR ज़ीरो होता है, इसका मतलब क्या है, आइडियल ओपैम्प के केस में आपका जो आउटपुट होगा वो कांस्टेंट ही रहेगा, भले से सप्लाई में कितना भी चेंज या फिर सप्लाई में कितना भी फ्लक्चुएशन क्यों ना हो रहा हो। तो PSRR रेटिंग हमें क्या इंडिकेट करती है कि जो आउटपुट है उसमें किस हद तक के चेंज होगा अगर सप्लाई में फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो सप्लाई के फ्लक्चुएशन की वजह से आउटपुट में कितना चेंज हो रहा है ये हमें बेसिकली इंडिकेट करती है PSRR रेटिंग, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो। तो जो PSRR रेटिंग है वो कैसी होती है, ज़ीरो होती है इन केस ऑफ ओपैम्प। ज़ीरो होती है इसका मतलब आइडियल ओपैम्प के केस में ज़ीरो होती है PSRR रेटिंग। इसका मतलब क्या, अगर सप्लाई में अगर फ्लक्चुएशन हो रहा हो उसके बाद भी आपका जो आउटपुट होगा वो अनअफेक्टेड होगा, जो आउटपुट होगा कांस्टेंट ही रहने वाला है। इन आइडियल ओपैम्प आउटपुट ऑफ ओपैम्प remain constant irrespective of change in supply voltage because of zero PSRR। सिमिलरली जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि एम्पलीफिकेशन हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। तो ये सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। डिफरेंशिएशन ऑपरेशन में बेसिकली होगा क्या, जो ओपैम्प का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, वो टाइम डेरिवेटिव होगा इनपुट वोल्टेज का। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और सिमिलरली इन केस ऑफ इंटीग्रेटर, जब हम लोग ओपैम्प को इंटीग्रेटर के तौर पर यूज़ करेंगे तो जो आपका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, वो इंटीग्रेशन होगा इनपुट का। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे जब हम लोग ओपैम्प को यूज़ करेंगे एज अ डिफरेंशिएटर और एज अ इंटीग्रेटर। जब हम लोग पढ़ेंगे तभी हम लोग इन डेप्थ बात करेंगे इसके बारे में। अगर आप ओपैम्प का अगर बेसिक ब्लॉक डायग्राम देखो तो ओपैम्प का जो बेसिक ब्लॉक डायग्राम होगा वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर बेसिकली आपको अलग अलग स्टेजेस मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें इनपुट स्टेज मिलेगा। ये इनपुट स्टेज पर आपको दो टर्मिनल मिलेंगे। एक जो टर्मिनल है वो आपको यहाँ पर मिलेगा जो कि बेसिकली होता है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। एक जो टर्मिनल है वो यहाँ पर आपको मिलेगा जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो यहाँ पर ये इनपुट स्टेज और यहाँ पर ये जो टर्मिनल है वो है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, और यहाँ पर ये वाला जो टर्मिनल है वो है इन्वर्टिंग टर्मिनल। सिमिलरली यहाँ पर आपको बेसिकली मिलेगा इंटरमीडिएट स्टेज, यहाँ पर आपको मिलेगा लेवल शिफ्टर स्टेज, यहाँ पर आपको बेसिकली मिलेगा आउटपुट स्टेज। यहाँ पर ये ब्लॉक डायग्राम ओपैम्प का आपको बेसिकली कहाँ पर मिलता है, ये जो ओपैम्प की आपको जो सर्किटरी जो दिखाई दे रही है, ये जो ओपैम्प की आपको जो सर्किटरी दिखाई दे रही है, सर्किट के अंदर आपको बेसिकली ओपैम्प का ब्लॉक डायग्राम मिलता है, ओपैम्प का ब्लॉक डायग्राम मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं ये इनपुट स्टेज के बारे में। ये इनपुट स्टेज करता क्या है, तो यहाँ पर आप देखो जो इनपुट स्टेज है, यहाँ पर ये आपको दो टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इन्वर्टिंग टर्मिनल। इनपुट स्टेज कंसिस्ट ऑफ ड्यूअल इनपुट एंड ड्यूअल आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इनपुट स्टेज में बेसिकली आपको क्या मिलेगा, ड्यूअल इनपुट और ड्यूअल आउटपुट वाला डिफरेंशियल एम्पलीफायर मिलेगा। तो जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है वो क्या करता है, जो इनपुट वोल्टेज का जो डिफरेंस होता है उनके बीच का डिफरेंस निकालता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर, और उसको एम्पलीफाई करता है। डिफरेंशियल एम्पलीफाई द डिफरेंस ऑफ टू इनपुट वोल्टेजेस। जो दो इनपुट वोल्टेजेस के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको एम्पलीफाई करने का काम करता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो यहाँ पर आप देखो जो इनपुट स्टेज है इसमें आपको डुअल इनपुट और डुअल आउटपुट वाला डिफरेंशियल एम्पलीफायर मिलेगा। यहाँ पर ये डुअल इनपुट, यहाँ पर आप देख सकते हो डुअल इनपुट, और यहाँ से आपको मिल रहा है डुअल आउटपुट, राइट। तो इनपुट स्टेज में आपको बेसिकली डुअल इनपुट और डुअल आउटपुट वाला डिफरेंशियल एम्पलीफायर मिलेगा। और ये जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है वो क्या करता है, जो दो इनपुट वोल्टेजेस होते हैं उसको एम्पलीफाई करने का काम करता है। दो इनपुट वोल्टेजेस का जो डिफरेंस होता है उसको एम्पलीफाई करने का काम करता है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर एम्पलीफाई द डिफरेंस ऑफ टू इनपुट वोल्टेजेस। दो इनपुट वोल्टेजेस के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको एम्पलीफाई करने का काम करता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर। सिमिलरली ये वाला जो स्टेज होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेज। तो ये इंटरमीडिएट स्टेज क्या करता है, इंटरमीडिएट स्टेज कंसिस्ट ऑफ डुअल इनपुट सिंगल आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो इंटरमीडिएट स्टेज में आपको क्या मिलेगा, डुअल इनपुट वाला और सिंगल आउटपुट वाला डिफरेंशियल एम्पलीफायर मिलेगा। सिमिलरली तीसरा वाला जो स्टेज आपको जो दिखाई दे रहा है, ये वाला जो स्टेज है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं लेवल शिफ्टर स्टेज। तो लेवल शिफ्टर स्टेज क्या करेगा, लेवल शिफ्टर स्टेज इज़ यूज टू एलिमिनेट डिस्टॉर्शन in the output signal by shifting DC signal to 0 volt with respect to ground। तो ये लेवल शिफ्टर स्टेज क्या करेगा, जो आउटपुट सिग्नल में आपको जो डिस्टॉर्शन जो मिलेंगे उसको एलिमिनेट करने का काम करेगा। कैसे एलिमिनेट करने का काम करेगा, जो DC सिग्नल है उसको क्या कर देगा, ज़ीरो कर देगा विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। DC सिग्नल को ज़ीरो कर देगा विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिसके वजह से होगा क्या, आपके जो आउटपुट सिग्नल में
जो डिस्टॉर्शन मिल रहे थे वो एलिमिनेट हो जाएंगे। सिमिलरली जो, या फिर आप सिंपल वर्ड में आप कंसिडर कर सकते हो, जो लेवल शिफ्टर स्टेज होता है वो क्या करता है, डिस्टॉर्शन को एलिमिनेट करने का काम करता है, जो कि आपको बेसिकली आउटपुट सिग्नल में मिलता है। आउटपुट सिग्नल में आपको जो डिस्टॉर्शन जो मिलता है उसको एलिमिनेट करने का काम करता है ये लेवल शिफ्टर स्टेज। ये लेवल शिफ्टर स्टेज में बेसिकली आपको क्या मिलता है, लेवल शिफ्टर स्टेज हैज़ एमिटर फॉलोवर विथ कांस्टेंट करंट सोर्स। लेवल शिफ्टर स्टेज में आपको बेसिकली क्या मिलता है, एमिटर फॉलोवर मिलता है अलॉन्ग विथ कांस्टेंट करंट सोर्स। मतलब एमिटर फॉलोवर होता है कांस्टेंट करंट सोर्स के साथ, जो कि आपको लेवल शिफ्टर स्टेज में मिलता है। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो लास्ट वाला जो स्टेज है ये बेसिकली आउटपुट स्टेज है। तो ये आउटपुट स्टेज करता है क्या है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें आउटपुट स्टेज इंक्रीजेस आउटपुट वोल्टेज ऑफ ओपैम्प। ओपैम्प का जो आउटपुट वोल्टेज है उसको इंक्रीज़ करेगा, और जो करंट कैरिंग कैपेबिलिटी ओपैम्प की उसको इंक्रीज़ करने का काम करेगा आउटपुट स्टेज। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो ओपैम्प है उसको हम लोग अलग अलग मोड में ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिंगल हैंडेड मोड हो गया, डबल हैंडेड मोड हो गया, कॉमन मोड हो गया। तो ये अलग अलग बेसिकली ऑपरेटिंग मोड होता है ओपैम्प का। तो ये ओपैम्प के ऑपरेटिंग मोड के बारे में हम लोग बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एंड अप करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सिंगल हैंडेड मोड के बारे में। तो नाम से पता चल रहा है सिंगल हैंडेड मोड में हम लोग क्या करेंगे, सिंगल हैंडेड मोड में हम लोग जो ओपैम्प है उसके कोई भी एक ही टर्मिनल पर हम लोग सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। या तो हम लोग ये वाले टर्मिनल पर सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, या तो हम लोग ये वाले टर्मिनल पर सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। अगर हम लोग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अगर हम लोग सिग्नल प्रोवाइड करेंगे तो जो आउटपुट सिग्नल होगा वो नॉन इन्वर्टेड होगा। सिमिलरली इन्वर्टिंग टर्मिनल पर सिग्नल प्रोवाइड करेंगे तो जो आउटपुट होगा कैसा होगा, वो इन्वर्टेड होगा 180 डिग्री फेज शिफ्ट से। तो सिंगल हैंडेड मोड में हम लोग क्या करते हैं, दोनों में से किसी भी एक टर्मिनल पर हम लोग सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली दूसरा वाला जो मोड होता है वो होता है डबल हैंडेड मोड, जिसको हम लोग बेसिकली डिफरेंशियल मोड भी बोलते हैं। तो डबल हैंडेड मोड में हम लोग क्या करेंगे, इन दिस मोड इनपुट सिग्नल इज़ अप्लाइड ऑन बोथ दी टर्मिनल। ये मोड में हम लोग क्या करते हैं, जो इनपुट सिग्नल है वो हम लोग दोनों टर्मिनल पर अप्लाई करते हैं। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे भी अप्लाई करते हैं और जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है उस पर भी अप्लाई करते हैं। बोथ इनपुट सिग्नल विल बी दी डिफरेंट, और दोनों जो इनपुट सिग्नल हो गए वो अलग अलग हो गए। एंड डिफरेंस ऑफ इनपुट सिग्नल इज़ नोन एज डिफरेंशियल वोल्टेज। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ये जो इनपुट सिग्नल होता है दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं डिफरेंस वोल्टेज, डिफरेंशियल वोल्टेज। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पर जो सिग्नल है वो है V1 और ये इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो सिग्नल है वो है V2। तो V1 और V2 दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं डिफरेंशियल वोल्टेज। यहाँ पर अगर हम लोग देखें आउटपुट वोल्टेज ऑफ ओपैम्प इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस बिटवीन टू इनपुट वोल्टेजेस। जो ओपैम्प का जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दो इनपुट वोल्टेज, जो हम लोग जो इनपुट में जो वोल्टेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आउटपुट वोल्टेज किसका, ओपैम्प का। तो जो ओपैम्प का जो आउटपुट वोल्टेज होगा, आउटपुट वोल्टेज जो होता है ओपैम्प का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफरेंस बिटवीन टू इनपुट वोल्टेजेस। दो इनपुट वोल्टेजेस के बीच का जो डिफरेंस होता है उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओपैम्प का आउटपुट वोल्टेज। और जो दो इनपुट वोल्टेजेस के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग शो करते हैं V1 माइनस V2 से, और इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं डिफरेंशियल वोल्टेज। तो इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V1 माइनस V2 से। ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन अगर हम लोग हटाए तो हम लोग यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको हम लोग शो करते हैं A सबस्क्रिप्ट में D से। तो आपको आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा इज इक्वल टू A सबस्क्रिप्ट में D V1 माइनस V2। यहाँ पर ये जो AD हमने जो कंसिडर किया ये बेसिकली है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसको अगेन हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल वोल्टेज या फिर बोल सकते हैं डिफरेंशियल वोल्टेज गेन। तो यहाँ पर ये जो AD है वो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डिफरेंशियल वोल्टेज गेन। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं तो डबल हैंडेड मोड में हमने क्या डिस्कस किया था। डबल हैंडेड मोड में हम लोग दोनों जो टर्मिनल होते हैं उसको हम लोग सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। इन्वर्टिंग टर्मिनल पे भी सिग्नल प्रोवाइड करते हैं और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे भी सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। और ये हम लोग जो सिग्नल जो प्रोवाइड करते हैं दोनों जो सिग्नल होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और ये दोनों सिग्नल के बीच का जो डिफरेंस होता है, ये दोनों सिग्नल के बीच का जो डिफरेंस होता है और जो आउटपुट वोल्टेज होता है या फिर बोल सकते हैं जो आउटपुट होता है वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर बोल सकते हैं जो आउटपुट होता है आउटपुट वोल्टेज या फिर जो आउटपुट सिग्नल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों जो इनपुट सिग्नल है दोनों के बीच के डिफरेंस के साथ। सिमिलरली तीसरा जो मोड होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन मोड। कॉमन मोड में होगा क्या, इन दिस मोड ऑफ ऑपरेशन बोथ द टर्मिनल ऑफ ओपैम्प इज कनेक्टेड विद कॉमन टर्मिनल। यहाँ पर ये ऑपरेशन मोड में हम लोग क्या करेंगे, जो इन्वर्टिंग और जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको हम लोग कॉमन टर्मिनल के साथ लगा देंगे, ड्यू टू विच सेम सिग्नल विल बी प्रेजेंट इन बोथ द टर्मिनल, जिसकी वजह से होगा क्या, दोनों टर्मिनल पर जो सिग्नल होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ओपैम्प, यहाँ पर ये इन्वर्टिंग टर्मिनल
यहाँ पर ये प्लस वाला जो टर्मिनल होता है वो होता है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। हम लोग कैसा मेमोराइज़ करें, प्लस वाला होता है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, माइनस वाला होता है इन्वर्टिंग टर्मिनल। यहाँ पर आप देखो जो इन्वर्टिंग है उसका जो पहला जो लेटर है वो क्या है, वो है आई। हम लोग आई को कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको जो वर्टिकल लाइन और जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है उसको आप हटा दो आई से, तो आपको क्या मिलेंगी, यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेंगी। जो स्ट्रेट लाइन है आप उसको माइनस से कंपेयर कर सकते हो, तो आप कुछ इस तरीके से कंसिडर कर सकते हो। तो माइनस साइन इसका मतलब क्या है, इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो माइनस साइन क्या, इसका मतलब क्या, इन्वर्टिंग टर्मिनल, और जो प्लस साइन है इसका मतलब क्या, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो यहाँ पर आप देखो जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल आपको जो दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये जो इन्वर्टिंग टर्मिनल आपको जो दिखाई दे रहा है, दोनों को हमने कॉमन टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया और ये जो कॉमन टर्मिनल है इस पर हम लोग इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब हम लोग इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करेंगे तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल और इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो सिग्नल होगा वो बराबर में होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो सिग्नल है उसको हमने शो किया V1 से, और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो सिग्नल है उसको हमने शो किया V2 से। तो यहाँ पर ये जो V1 और जो V2 है दोनों वोल्टेज सिग्नल है। इफ़ वी टेक एवरेज ऑफ बोथ द सिग्नल, अगर हम लोग ये दोनों सिग्नल का अगर हम लोग एवरेज कंसिडर करें, दोनों सिग्नल का अगर हम लोग एवरेज कंसिडर करें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा कॉमन मोड सिग्नल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इफ़ वी टेक एवरेज ऑफ बोथ द सिग्नल देन वी विल गेट कॉमन मोड सिग्नल। अगर हम लोग दोनों सिग्नल का एवरेज कंसिडर करें तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉमन मोड सिग्नल, जिसको हम लोग शो करते हैं वी सबस्क्रिप्ट से सी से, वी सबस्क्रिप्ट में सी से इक्वल टू V1 प्लस V2 और यहाँ पर ये 2। हमने क्या किया, यहाँ पर ये जो V1 सिग्नल आपको जो दिखाई दे रहा है और ये जो V2 जो सिग्नल जो दिखाई दे रहा है, हम लोग क्या करेंगे, जो V1 सिग्नल और ये जो V2 जो सिग्नल है ये दोनों सिग्नल का हम लोग कंसिडर कर लेंगे एवरेज। मतलब ये दोनों इन्वर्टिंग टर्मिनल पर आपको जो सिग्नल जो दिखाई दे रहा है V1 और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर आपको जो सिग्नल जो दिखाई दे रहा है V2, इनका अगर हम लोग एवरेज कंसिडर करें तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा V1 प्लस V2 अपॉन 2, और इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं कॉमन मोड सिग्नल, जिसको हम लोग शो करते हैं वी सबस्क्रिप्ट में सी से। तो जो कॉमन मोड सिग्नल होता है वो अराइज होता है किसके वजह से, नॉइज़ के वजह से, और ये जो नॉइज़ होती है वो इनपुट साइड में एग्जिस्ट कर रही होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, कॉमन मोड सिग्नल अराइज ड्यू टू नॉइज़ प्रेजेंट एट दी इनपुट ऑफ ओपैम्प, जो कि ओपैम्प के इनपुट में प्रेजेंट होती है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें कॉमन मोड सिग्नल की वजह से होता क्या है, जो आउटपुट वोल्टेज होता है, आउटपुट वोल्टेज विल रिमेन नॉन ज़ीरो फॉर ज़ीरो इनपुट वोल्टेज। जैसे कि हमने थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया था CMRR में, आई गेस CMRR रेटिंग में हमने पढ़ा था। ये कॉमन मोड सिग्नल की वजह से होता क्या है, जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो नॉन ज़ीरो होता है, इवन इफ़ द इनपुट वोल्टेज इज़ ज़ीरो। अगर आपका इनपुट वोल्टेज अगर ज़ीरो है तो उसके बाद भी आपको कुछ ना कुछ आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट वही बोल रहा है, ड्यू टू दिस कॉमन मोड सिग्नल आउटपुट वोल्टेज विल रिमेन नॉन ज़ीरो। जो आउटपुट वोल्टेज होगा नॉन ज़ीरो होगा फॉर ज़ीरो इनपुट वोल्टेज।